हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे। आज उसके कंसेप्ट और पहली एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। बाकी आने वाले वीडियोस में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा लीनियर इक्वेशंस। इससे पहले वाले चैप्टर में पॉलिनॉमियल में मैंने डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी इक्वेशन को डिफाइन करते हैं तो या तो वेरिएबल में डिफाइन करते हैं या फिर उसकी डिग्री पर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर का मतलब ही होता है डिग्री 1 होनी चाहिए इक्वेशन में। जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी? वो सर 1 होगी। तो ये चीज़ हमें समझ में आती है। इसके बाद बोला गया लीनियर इक्वेशन के बाद बोला गया 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, यानी इक्वेशन में 2 वेरिएबल होंगे। अगर 2 वेरिएबल होंगे तो वो x y हो सकते हैं, y z हो सकता है, a b हो सकते हैं एंड सो ऑन। कोई भी 2 डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ किए जा सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने वाली थी, वहाँ पर लिखा हुआ था पेयर। पेयर का मतलब है हमारे पास कितनी इक्वेशंस होंगी? हमारे पास कुल 2 इक्वेशंस होंगी। उन 2 इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके आंसर पे पहुंचना होगा। अगर हम बात करें 2 इक्वेशन की तो आपको डेली लाइफ से एक एग्जांपल समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, राम और श्याम 2 भाई हैं। इनकी मम्मी के पास कुल रुपए 130 है और वो 130 रुपए राम और श्याम में बांटे जाते हैं। तो अगर पैसे राम और श्याम में बांटे जाते हैं और बोला जा रहा है कि राम बड़ा भाई है तो उसको 20 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, राम को 20 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। और श्याम को ऐसा भी कहा जा सकता था कि श्याम को राम से 20 रुपए कम मिलेंगे। अगर ऐसी कंडीशन है और टोटल पैसे 130 रुपए हैं तो कैसे निकाला जाए कि कितने पैसे किसको मिलेंगे? सर ये तो बड़ा कठिन सवाल है, कैसे सॉल्व होगा? हमें पता है कि राम और श्याम का जो डिफरेंस ऑफ मनी है वो 20 रुपीज़ है। राम और श्याम को टोटल जो पैसे मिलते हैं वो 130 मिलते हैं। अब 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। अगर कभी भी ऐसी इक्वेशन बने तो 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। कैसे? हमारे पास टोटल कितने रुपए थे? 130। यहाँ पर राम को मिलेंगे, यहाँ पर श्याम को मिलेंगे। राम के पास पहले से 20 ज़्यादा हैं, यानी कि इसमें से 20 इसको मिल ही जाएंगे। बचा कितना? 110 रुपये। 110 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। इनको 55 और मिल जाएगा, इनको भी 55 और मिल जाएगा। इनको तो सिर्फ 55 मिले होंगे, इनको मिले होंगे 75। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 का। और एक को 55, एक को 75 मिला के करेंगे तो 130 रुपये हो जाएगा। ये तरीका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये तरीका मेरा खुद का है। आपको जो इक्वेशन सॉल्व करनी है वो ऐसे सॉल्व करनी है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते तो ये माइनस हो जाता, आर और आर प्लस हो जाता, 2r हो जाता। यहाँ पर दोनों चीज़ प्लस हो जाती, 150 हो जाता। जब 150 को 2 से डिवाइड करते तो फिर 75 आ जाते। 75 इसमें रख देते। r इज इक्वल टू 75 था, माइनस का s था, इक्वल टू 20 था। s की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहते तो 20 इस तरफ आ जा, 20 इसमें से माइनस होता, बचता 55। ये तरीका सिर्फ रफली आपको आंसर निकालना या चेक करना सिखाता है, बाकी आपको आंसर यहाँ से मिल जाएंगे आसानी से। पर क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन आपसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पूछी जाती है और उसमें 3 तरीके के मेथड यूज करने होते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा एलिमिनेशन है, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। पर इन मेथड्स पे जाने से पहले हम लीनियर इक्वेशन को तो ढंग से डिस्कस कर लें। लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करने के लिए हमें उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखना आना चाहिए। अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दी हुई हैं तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कैसे लिखोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका है a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स 0। सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x पूछा जाए तो a1 होगा, कोफिशिएंट ऑफ y पूछा जाए तो b1 होगा और कांस्टेंट टर्म c1 होगा।
अगर x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में पूछा जाए तो a2 होगा, y का कोफिशिएंट पूछा जाए सेकंड इक्वेशन में b2 होगा और कांस्टेंट टर्म c2 होगा। हम इन्हीं इक्वेशंस को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली सर कैसे करेंगे? अगर आप सब ने कभी पढ़ा हो या ये जो बड़े बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ही होती है। अगर कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी तो उसमें हमेशा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन फॉर्म होगा, यानी कि y की पावर भी 1 होगी, x की पावर भी 1 होगी, एक टर्म कांस्टेंट होगा और एक उसका m होता है स्लोप। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, पर फिलहाल आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि दोनों ही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होंगी। स्ट्रेट लाइन की अगर इक्वेशंस हैं तो हमारे पास 3 तरीके की कंडीशंस आती हैं। अगर एक ही ग्राफ में आप 2 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 कंडीशन बनती हैं। पहली, या तो वो एक दूसरे को कट करेंगी, दूसरी या तो वो दोनों पैरेलल हो जाएंगी, तीसरी या तो वो दोनों कोइंसाइड कर जाएंगी। इन तीनों ही कंडीशन में आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मिल सकती हैं। अगर हम इनको और डीपली थोड़ा समझना चाहें तो इनका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इक्वेशन का कोई एक कोइंसाइडिंग सॉल्यूशन ऐसा होगा, कोइंसाइडिंग सॉल्यूशन का मतलब एक x और y की वैल्यू ऐसी होगी जो इन दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं मैं, आपको शायद दिखेगा नहीं, x, y। अगर ये पॉइंट x, y इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तभी ये दोनों कट करती हैं इस पॉइंट पर। इसमें ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। कोइंसाइडिंग इक्वेशन का मतलब है कि इन दोनों के जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी x, y निकलेंगे, x1, y1, x2, y2, x3, y3, जितने भी कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वो सभी इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर और थोड़ा सा डीप जाते हैं तो जब आपको कोई सॉल्यूशन मिलता है, जब भी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन मिलता है तो आपकी इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाती है, और जब इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बताया कि अगर लाइन क्रॉस करेंगी एक दूसरे को तो आपको एक सॉल्यूशन ऐसा मिल रहा है जिसमें ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी, यानी कि इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, सो दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इसके बाद कंडीशन आती है कोइंसाइडिंग की। अगर इक्वेशन कोइंसाइड करेंगी तो दे विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और ऐसी केस में भी ये दोनों इक्वेशन क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट कहलाएंगी। इसके बाद तीसरी कंडीशन है, जब इक्वेशन पैरेलल हो जाती हैं या ग्राफ पैरेलल हो जाता है इक्वेशंस का, तो दीज विल हैव नो सॉल्यूशंस, क्योंकि ये दोनों कहीं भी कट नहीं कर रही हैं इसलिए इनका कोई भी एक कोइंसाइडिंग सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर कोइंसाइडिंग एक भी कोई सॉल्यूशन नहीं है तो दिस मीन्स दैट दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में और इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन पूछे जाते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले लेता हूं और फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। So this is your example number 1 on page 41 of NCERT class 10. Some अखिला goes to a fair. किसी मेले में अखिला गई और उसके पास सिर्फ 20 रुपए थे। As the question goes, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। अखिला goes to a fair with ₹20 and wants to have rides on the giant wheel and play hoopla. होपला मतलब ऐसे करके जो डालते हैं जिसमें रिंग होती है, किसी सामान पे चली जाती है, वो सामान आपका हो जाता है। हाँ, तुम लोग खेले जरूर होगे। और जाइंट व्हील का मतलब वो जो बड़ा वाला गोला होता है जिसमें बैठने में डर लगता है, वो दोनों ही वो खेलना चाह रही थी और उसके पास रुपए थे सिर्फ 20। ये इस इक्वेशन के बारे में उन्होंने पहले भी बात करी हुई है, तो वहाँ पर बचा हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा हो तो पेज नंबर 38 पे पढ़िएगा, फर्स्ट पैराग्राफ में ही उसमें लिखा है The number of times she played hoopla is the half the number of rides she had
ऑन द जाइंट व्हील। उसमें बोला गया है कि नंबर ऑफ टाइम्स हुपला, जितने समय पर हुपला खेला गया उसका आधा समय जाइंट व्हील पर राइड ली गई। फिर उसने बोला कि इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3 एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4, हाउ वुड यू फाइंड द नंबर ऑफ राइड्स। अच्छा, नंबर ऑफ राइड्स पूछी है उन्होंने और आपसे कहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, दैट इज ज्योमेट्रिकली। तो अप्रोच कैसे करना था क्वेश्चन को, सबसे पहले आप ये समझिए कि क्लास 10th में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत उन प्रॉब्लम्स में होगी अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम होती है या लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्वेश्चन को समझना, उसको इंटरप्रेट करना और फिर उस क्वेश्चन को उस अकॉर्डिंग अप्रोच करना। तो शुरुआत होती है क्वेश्चन की कि अखिला एक फेयर में गई, उसने 20 रुपए वहां खर्च करने थे, जाइंट व्हील और हुपला को खेलना था केवल। उसने कहा कि जो नंबर ऑफ टाइम हुपला वो खेली उससे आधा टाइम्स नंबर ऑफ टाइम वो जाइंट व्हील पे रही। एक राइड जो है कॉस्ट करती है ₹3, हुपला कॉस्ट करता है ₹4। तो हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट the number of times she played hoopla and took ride on giant wheel बी एक्स एंड वाई। यानी कि मैं मान रहा हूं कि उसने हुपला जो है x टाइम्स खेला है और जाइंट व्हील पे वो y टाइम्स गई थी। इन्होंने बोला था नंबर ऑफ टाइम्स हुपला जो है वो हाफ द नंबर ऑफ टाइम ऑफ जाइंट व्हील है, मतलब 1/2 y है। नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, नंबर ऑफ टाइम्स हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ जाइंट व्हील। जाइंट व्हील पे ज्यादा गई, इस पे कम गई, तो जाइंट व्हील का अगर आधा कर देंगे तो x के बराबर आ जाएगा। अगर हम यहां से निकालना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं y = 2x। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन कहती है ईच का राइड कॉस्ट ₹3। राइड मतलब जाइंट व्हील पे अगर हम गए होते तो हमको ₹3 पड़ते, यानी कि 3y। और हुपला कॉस्ट ₹4। अगर हुपला खेला होता हमने तो हमको ₹4 पड़ते, मतलब 4x। और उसके पास पैसे ₹20 ही थे, सिर्फ पैसे उसके पास सिर्फ ₹20 थे। यानी कि दो इक्वेशन बन गई और इस दो इक्वेशन को आपको ज्योमेट्रिकली बताना था। ग्राफिक अगर एल्जेब्रिकली पूछा जाता तो सिर्फ ये होता, अगर ग्राफिकली पूछा जाएगा तो हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी पहली इक्वेशन ले लेते हैं और ये दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो फॉर इक्वेशन 1, अब क्योंकि ये आप 9th क्लास में करके आए हैं तो मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ डायरेक्ट वैल्यूज़ बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर अगर x की वैल्यू ले लें और यहाँ पर y की वैल्यू ले लें, x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये तो आप सबको पता चल रहा होगा। यहाँ से देख लेते हैं y = क्या आएगा, 20 - 4x अपॉन में 3। यहाँ पर x, यहाँ पर y। अगर x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो 20/3 आ जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो भी नहीं घटेगा, 2 ले लेते हैं x की वैल्यू। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ क्योंकि 4 2 8 होगा और 8 अगर 20 में से माइनस होगा तो 12 हो जाएगा, विच इज डिविजिबल बाई 3। ये मुझे पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप 0 रख के भी देख सकते हैं, जैसे मैं 0 रख के देख लेता हूँ एक बार। चलिए, अगर मैं 0 रखता तो आंसर आता 20/3 और 20/3 का मतलब 6.66 होता, विच विल बी हार्ड टू लोकेट ऑन द ग्राफ। x एक्सिस और y एक्सिस में डिफिकल्ट होता 6.6 आपको मेंटेन करना, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली कर लेता हूँ कि x = मैं 2 रख देता हूँ। और अगर 2 रखा तो यहाँ 8 हो गया, 20 में से 8 जाएगा तो 12 बचेगा, डिवाइड करेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा। फिर कोई ऐसा नंबर ढूंढता हूँ मैं कि डिवाइड करने पर पूरा पूरा कट जाए। तो मुझे पता है x = अगर मैं 4 रख दूँ तो 4 चौक 16 बचेगा, 4 3 रख दूँ, 4 3 8। अभी तो पॉइंट आना ही पड़ेगा क्योंकि नीचे 3 है और कोई और तरीका आपको दिख नहीं रहा है। अगर आप चाहें तो हाँ -1 रख सकते हैं। अगर मैं -1 रख देता
तो ये हो जाएगा 24 विच इज डिविजिबल बाई 3, तो 3 8 जा 24 आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। y इज इक्वल टू 20 माइनस का 4 ब्रैकेट में माइनस का 1 अपॉन 3, 20 प्लस 4 दैट इज 24 डिवाइडेड बाई 3 विच विल बी इक्वल टू 8। कब रखा? जब x की वैल्यू -1 ली थी। तो ये आपके कर्व के लिए या ग्राफ के लिए इक्वेशंस बन जाएंगी। अब इक्वेशन प्लॉट कैसे करनी है आपको x एक्सिस और y एक्सिस दोनों लेनी पड़ेंगी। मैं थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा, अगर आपको समझ में नहीं आता तो उसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, जूम करके देखिएगा, आपको सब दिख जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आपकी वैल्यूज आपको दिख जाएं। तो x की वैल्यू मैक्सिमम -1 2 1 0, यानी कि हर तरफ मैं 2 बना लूँ तो भी काम हो जाएगा। तो मैं 2 बना लेता हूँ। एक 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ मैक्सिमम 8 गया था, मैंने इसलिए 8 बना लिए हैं। -1 -2 -3 -4, नीचे की तरफ कोई गया नहीं था माइनस में, तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 1 2 3 4, एक आया 0,0 पे यानी कि यहाँ पर पॉइंट आया होगा। एक आया 1,2 पे यानी 1 पे गया और 2 पे यहाँ पर पहुँच गया होगा। इसके बाद आया x y की जगह पर, x की जगह पर 2 पर y की वैल्यू 4 है, तो 2 की जगह पर y इज इक्वल टू 4 है। फिर है -1 पर 8 वैल्यू है, -1 पर 8 वैल्यू है, यहाँ पर रख देते हैं। तो एक इक्वेशन आपकी ऐसे जाएगी, एक इक्वेशन आपकी ऐसे जाएगी। तो ये एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं सिर्फ, और वो पॉइंट है 2,4। यहां से हमें समझ में आता है कि अगर हम 2,4 इस वाली इक्वेशन में रख दें और 2,4 इस वाली इक्वेशन में रख दें तो वो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है, तो नहीं आती है तो ये चीज़ देख लीजिए कि मैं x की जगह पर 2 रख देता हूँ तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, यानी कि 2,4 इसका एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर मैं 2,4 यहाँ रख देता था तो ये भी एक कोऑर्डिनेट इसका था। यहाँ से हमें समझ में आ जाता है कि ये इसी पॉइंट पर कट करेंगी। या फिर ऐसा भी हम मान सकते थे कि किसी एक पॉइंट पर कट करने वाली इक्वेशन के जो भी वेरिएबल्स होंगे या जो भी इक्वेशन होगी वो उस वेरिएबल को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। 2 पेंसिल और 3 इरेजर ₹9 में खरीदती है। हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स विद रोमिला एंड शी बॉट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹18। रिप्रेजेंट्स दिस सिचुएशंस एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो कहता है कि 2 फ्रेंड्स हैं, रोमिला और सोनाली। सोनाली तो मेरी फ्रेंड थी। रोमिला 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदती है 9 रुपए में। सोनाली 4 पेंसिल खरीदती है, 6 इरेजर खरीदती है 18 रुपए में। इस इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों ही रिप्रेजेंट करना है। तो अप्रोच कैसी रहेगी मैं वो बता देता हूँ। ग्राफ आप लोग खुद ड्रॉ करके देखिएगा, क्लास 9 से आप लोग सीखते चले आए ग्राफ ड्रॉ करना। बाकी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको दिखा भी दिया है। नहीं समझ में आता तो आप मुझे वहां से कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको वो भी ड्रॉ करके दिखा दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल लेट द कॉस्ट ऑफ pencil be x and the cost of eraser be y। अगर मैं कॉस्ट ऑफ पेंसिल को x और कॉस्ट ऑफ इरेजर को y मान लेता हूं तो रोमिला ने 2 पेंसिल खरीदी थी यानी 2x रुपीज़ लगा होगा। 3 इरेजर खरीदी थी मतलब 3y रुपीज़ लगे होंगे। आप ये चीज़ समझ लीजिए जिनको समझ में नहीं आती है कि अगर मैं तुमसे कहूं कि 1 रुपए की 4 टॉफीज मिलती हैं और तुम्हारे पास 20 रुपए हैं तो फट से बता दोगे सर कितनी टॉफी मिलेंगी? 80 टॉफी मिलेंगी। 20 रुपए हो तो कितनी टॉफी मिलेंगी? 80 टॉफी मिलेंगी, क्योंकि 1 रुपए की 4 है तो 2 रुपए की 8 होंगी, 3 रुपए की 12 होंगी, ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी।
लेकिन अगर तुमसे मैं बोलूं कि 1 रुपए की 2 टॉफ़ी हैं और तुमको 5 या ऐसा समझो 10 टॉफ़ी लेनी है, तो क्या करते हो? तो सर 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 रुपए आ जाएगा। जो मैं यहां कर रहा हूं वो चीज भी समझ लो। मुझे 1 का रेट पता है सिर्फ कि 1 कितने की मिलती है, तो मैंने कहा 1 जो है वो x रुपीस की मिलती है। अगर मुझसे कहा जाए 2 कितने की मिलेंगी? सर 2x की मिलेंगी। 3 कितने की मिलेंगी? 3x की मिलेंगी। 5 कितने की मिलेंगी? 5x की मिलेंगी। तो मैं जब टोटल कॉस्ट निकालता हूं तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है या नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर मैं लिखता हूं 2x + 3y = 9, तो ये टोटल कॉस्ट है और ये इंडिविजुअल कॉस्ट है जब मैं 2 पेंसिल खरीदता तब की और जब मैं 3 इरेजर खरीदता तब की। नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीदी गई थी। 4 पेंसिल का मतलब 4x रुपीज़, 6 इरेजर का मतलब 6y रुपीज़। कितने रुपए लगे? 18 रुपए लगे। अगर मैं इस इक्वेशन के ग्राफ के लिए कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूं तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मैं इस इक्वेशन के लिए दूसरी वाली इक्वेशन के लिए नहीं बनाना चाहूं तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। 2 कोऑर्डिनेट बहुत हैं, 3-4 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कर्व बनाना आता है तो आप सिर्फ 2 से भी बना लेंगे। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख दूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 डिवाइड में चला जाएगा, 3 3 जा 9 होता है, 3 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख देता तो क्या डिविजिबल होगा? 2 रख दूं तो नहीं होगा। 3 रख दूं तो डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 उधर जाएगा 3 बना देगा। नहीं समझ में आता तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। y = क्या होगा? 9 - 2x अपॉन में 3 चला जाएगा। अब देखिए यहाँ मैं अगर 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 3 / 3। x की वैल्यू जब मैं 3 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। x की वैल्यू मैं 3 रख रहा हूँ, y की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 1। अब सेकेंड इक्वेशन में रख के देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं 0 रख दूँ तो कटेगा नहीं, 1 रख दूँ तो 0 रख दूँ तो भी फायदा है। अगर मैं 0 रख देता हूँ तो ये वैल्यू खत्म, 6 से डिवाइड हो जाएगा। कितना बार में डिवाइड होगा? 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन लिख लेते हैं। y = 18 - 4x अपॉन 6। चलिए इस बार थोड़ा सा कठिन कर देते हैं और मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं 4 की वैल्यू x की वैल्यू 1 ही रखना चाहता हूँ। चलो रख देते हैं 1। 18 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा? 14। 14 अपॉन 6, 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 2 जा 12 बचा 2, फिर 20 हुआ और 6 3 जा 18, फिर 20 हुआ और 6 3 जा 18, 2.33 आ जाएगा। काट के आप खुद देख लीजिए, 6 2 जा 12, 0.2, 20 बचेगा। 20 की जगह 6 3 जा 18 कर देंगे, फिर 20 बचेगा, फिर 3 बचेगा। तो कुल मिला के कोऑर्डिनेट्स आते 0 3 3 1 0 3 1 अपॉन 2.33। आप यहाँ से आप भी ग्राफ बना ले जाएंगे, मैं यहाँ पर स्टिक कर दे रहा हूँ ग्राफ, आप खुद ही देख लीजिएगा। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। आसान क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। मतलब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, 2 इक्वेशन दी गई हैं, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? क्या तो सब तो पढ़ के आए सर, हम ये क्लास 9th में ही पढ़ लिया था। तो फॉर इक्वेशन 1 अगर हम यहाँ से x की वैल्यू नहीं हो, चलो y की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, कठिन नहीं करते हैं जीवन। तो ये 4 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 4x अपॉन 2 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 रख दो, एक बार 2 रख दो, देख के समझा सकते हैं, करने की क्या ज़रूरत है। x रख दिया, y रख दिया, x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की जगह 2 रख दिया, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। फॉर इक्वेशन 2 या फ्रॉम इक्वेशन डाल दो भाई, बाद में कहोगे सर को अंग्रेजी नहीं आती। फ्रॉम इक्वेशन 2 y की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो क्या जाएगी? y = प्लस का 12 आ जाएगा, माइनस से इधर जाएगा, इधर से ये जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2x अपॉन में आ जाएगा 4। तो एक बार x की वैल्यू 0 रख दो,
एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, 4 3 12 होता है। फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू एक बार 2 रख दो, 2 2 जा 4 माइनस करोगे 8 आ जाएगा, 8 में से 4 में से गया 2। तो कर्व इन दोनों पे बन जाएंगे। कर्व बनाने के लिए क्या करें हम, आप लोग नोट करके स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, कर्व मैं बीच में ड्रॉ कर दे रहा हूँ। दोनों ही पॉजिटिव थे तो मैं सिर्फ पॉजिटिव लाइन ही खींचूंगा, बाकी आप लोग खींच लीजिएगा। मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम सर 3 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 पे 2 है मतलब 0 पे वैल्यू 2 पे जाना है, 2 पे 1 है यानी कि 2 के ऊपर 1 जाना है, यहाँ पर पहुँचे, एक कर्व ये बन गया यहाँ कहीं। इसके बाद 0 पे 3 है यानी कि यहाँ कहीं आएगा, 2 पे 2 है यानी कि यहाँ कहीं आएगा, यानी कि ये इक्वेशन क्या हो जाएंगी, ये इक्वेशन सर पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। हमारा पहली इक्वेशन थी x + 2y वाली, तो यहाँ पर x + 2y -4 = 0 लिख सकते हो। यहाँ पर इक्वेशन में लिख दो 2x + 4y -12 = 0। ग्राफिकली हम ये कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने पूरा लिखा है, केवल एक लास्ट का पार्ट नहीं लिखा है, दैट रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, वो सब आपको पता ही है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, अपनी बेटी को आफ्ताब बताता है 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। क्वेश्चन को समझना, इंटरप्रेट करना और उसके बाद उसको इक्वेशन में डालना एल्जेब्रिकली, दोनों अलग चीज़ें हैं। मैं आपको पहले ये क्वेश्चन कैसे समझना है वो समझाऊंगा, उसके बाद कैसे इक्वेशन को अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशन में वो भी बताऊंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगी आपको ये प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ें और कैसे अप्रोच करें। तो क्वेश्चन लिखा था आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, हम मान लेते हैं डॉटर का नाम रिया होगा और यहाँ सुशांत ले लेते हैं, पर सुशांत डिस्प्यूट वाली चीज़ है तो सुशांत रहने देते हैं, आफ्ताब ही रखते हैं। तो हम मान लेते हैं पापा का नाम आफ्ताब है और बेटी का नाम रिया चक्रवर्ती, नहीं रिया ही है सिर्फ, चक्रवर्ती का क्या करेंगे हम। आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है कि 7 years ago 7 साल पहले, आफ्ताब की एज अगर ए होती तो ये 7 साल पहले a-7 होगी, रिया भी तो 7 साल पहले चली जाएगी सर। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एज आज 26 साल है, 7 साल पहले पूछोगे तो 19 साल हो जाएगी, और मेरे पापा की आज एज 57 साल है, 7 साल पहले उनकी एज 50 की हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि दोनों की एजेस में से 7 years माइनस करने हैं। बोलता है आफ्ताब आई वॉज 7 times as old as you were then। अच्छा मुझे ये चीज़ समझाइए, बच्ची छोटी होगी या पापा छोटे होंगे, और अगर बच्ची छोटी होगी तो उसका 7 गुना करने पर पापा के बराबर होगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इस तरफ 7 मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, जनरल एज जब भी बात करेगा तो पापा की एज बड़ी होगी हमेशा बेटी की एज से, तो बेटी की एज का 7 times 3 times 4 times पापा की एज के बराबर हो सकता है। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन बोलता है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल आज के बाद से, 3 year हेंस, 3 years फ्रॉम नाउ, हेंस या नाउ जब भी यूज करेगा तो एज प्लस होगी, अगो यूज करेगा तब आपको माइनस करना है। तो a+3 अगर ये हुई तो r+3 ये भी होगी। 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times as old as you will be। तुम जितनी भी हो जाओगी मैं उसका 3 गुना हो जाऊंगा। तो यहाँ से आपको इक्वेशन समझ में आई होगी कि मैंने कैसे अप्रोच किया। जहाँ भी कॉमा लगा था मैं वहाँ रुका, जहाँ पर फुल स्टॉप लगा था मैं वहाँ रुका, जहाँ पर वो स्टेटमेंट बोल रहा था मैं वहाँ रुका ही नहीं। जैसे कि आई वॉज 7 times as old as you were then, ये पूरा एक साथ आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि तुम उस समय जितने की भी थी मैं उससे 7 गुना था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझने का ये तरीका था। जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे, लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे मैं वो भी समझा देता हूं। लेट द एज of आफ्ताब
बी एक्स एंड द एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई। तो आफ्टर या 7 years ago x minus 7 will be 7 times of y minus 7. 3 years from now या 3 years hence x plus 3 is 3 times y plus 3। जहाँ पर मैंने r लिया था मैंने वहाँ y ले लिया, जहाँ पर मैंने a लिया था आफ्ताब, वहाँ मैंने x ले लिया और इक्वेशन फॉर्म कर दी। अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। 7 साल के बाद की बात करिए, 7 साल दोनों तरफ से माइनस कर दीजिए। I was 7 times as old as you were then, मैं तुम्हारे 7 गुना था, मतलब 7 times of the girl will be equal to the parents father's age. Also 3 years from now, अगर 3 साल आगे हम जाएं तो x plus 3 और y plus 3 हो जाएगा। I shall be 3 times as old, मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा as you will be, उस समय पर तुम जितनी भी होगी। तो 3 गुना कर दिया तब पापा की एज के बराबर हो गया। 2 इक्वेशन फॉर्म कर ली। अगर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई लिखना है आपको तो वेरिएबल्स को एक तरफ ले आइए, x माइनस 7 माइनस का 7y और माइनस माइनस प्लस का 49 आ जाएगा। इधर नहीं समझ में आया तो सुनिए, -7 तो इधर था ही था, 7y मल्टीप्लाई होगा यहाँ आएगा तो माइनस में ट्रांसपोजिशन में माइनस हो जाएगा, 7 7 जा 49, यहाँ माइनस का होगा उधर आएगा प्लस का हो जाएगा। दिस इम्प्लॉइज x माइनस 7y माइनस प्लस का 42, 9 में से 7 गया 2 इक्वल 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन चेंज कर ली, इसको भी चेंज कर लीजिए, x प्लस 3 माइनस 3y माइनस का 9 इक्वल्स 0, विच एम्प्लॉइज x माइनस 3y माइनस 3 है प्लस माइनस 9 है प्लस 3 है माइनस का 6 बचेगा इक्वल 0। दीज टू विल बी योर इक्वेशन एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली आप सभी को आता है, अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका ग्राफ भी ऐड कर दूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑलमोस्ट पूरा लिखा है, सिर्फ मैंने ये नहीं लिखा है रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन या सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इक्वेशन पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम है उसका कोई कोच है, बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। कितने बैट लेता है सर? 3 बैट लेता है। कितनी बॉल्स लेता है? 6 बॉल लेता है। फॉर ₹3,900, मतलब 3 बैट लिए गए 6 बॉल्स लिए गए, कितने रुपए में? 3900 में। ठीक। लेटर शी बाइज, ओहो, शी बाइज अनदर बैट। अनदर बैट का मतलब कितना? 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल्स ली ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। 1300 रुपए में सेम काइंड की 1 बैट और 3 बॉल लिए गए। बोला इक्वेशन को रिप्रेजेंट करो एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। मैं यहाँ आपको एल्जेब्रिकली इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ, ग्राफिकली आप सब ड्रॉ करके कमेंट बॉक्स में फोटो डाल दीजिएगा। अगर ना डाल पाए तो आप लिंक शेयर कर दीजिएगा या मुझे बताइएगा कि आपसे हो पाया कि नहीं हो पाया। अगर नहीं हो पाया तो मुझे सिर्फ एक कमेंट डालिए, मैं आपको रिप्रेजेंट करके भी दिखा दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसा कि इन्होंने बोला था, लेट द cost of a bat be x, let the, आप लोग ऐसे मत लिखिएगा, and the cost of a ball be y। अगर हम 3 बैट लेते तो 3x रुपीज़ लगते, अगर हम 6 बॉल लेते तो 6y रुपीज़ लगती और टोटल पैसे आ जाते आपके 3900 रुपये। इसके बाद अगर लेटर शी बाइज अनदर बैट, 1 बैट और लेता तो x रुपीज़ का लेता, 3 मोर बॉल्स यानी 3y लेती, इक्वल्स टू कितना रुपए लगता? 1300 रुपये लगता। ये दोनों इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हैं और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आपको y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दी हुई थी। y की वैल्यू के फॉर्म में x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, कोऑर्डिनेट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताइए कि सॉल्व हुआ या नहीं हुआ।
आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखना भूल गए हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, चेक करते हैं क्या है। इसमें भी लास्ट में बोला गया था रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। मैं एल्जेब्रिकली यहाँ करा दूंगा, ग्राफिकली आपको घर पे करके रखना है। नई प्रॉब्लम लगती है तो आप पूछिएगा। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। क्या कह रहा है? कह रहा है एप्पल खरीदा गया है 2 kg, ग्रेप्स खरीदे गए हैं 1 kg और पैसे मिले हैं 160 रुपये। फिर बोला आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद कॉस्ट भी 4 kg एप्पल की और 2 kg ग्रेप की, यानी ग्रेप्स की, सॉरी, 300 रुपये है। अब भाई साहब इनके यहाँ 1 महीने बाद भी रेट सेम ही है, हमारे यहाँ तो 20 रुपये से 35 रुपये किलो आलू पहुँच जाता है। तो अब हमको इक्वेशन फॉर्म करनी थी, यहीं से दिख रहा होगा आपको, यहीं से इक्वेशन फॉर्म हो गई है। बस इसको लिखना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। आपको लिखना है लेट द कॉस्ट ऑफ a kg of apple या 1 kg of apple be ₹X and the cost of 1 kg, लिख ही देंगे आप लोग के लिए, नहीं आप कहेंगे सर पेपर में भी हम ऐसे लिखा है आगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स be ₹Y। अगर ऐसा है तो 2 kg एप्पल का मतलब 2x रुपीज़ हुए होंगे, 1 kg का मतलब y हुआ होगा। कितने रुपए मिले थे? 160 रुपये मिले थे। इसके बाद आफ्टर अ मंथ फोर kg ऑफ एप्पल्स यानी कि 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स यानी 2y, इसका कॉस्ट हो जाएगा ₹300। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करके आंसर दिखाना था, लेकिन हमें बताना है ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। अब एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होने के बाद आपको एक्सरसाइज 3.2 और उसके कंसेप्ट लेकर मैं जल्दी ही आऊँगा। आपको तब तक एक काम करना है कि ये काम खत्म करके रिप्रेजेंट कर दीजिएगा ग्राफिकली, और जब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तब आपको उल्टा क्वेश्चन पढ़ना सिखाऊंगा। उल्टा क्वेश्चन पढ़ने का मतलब एक ट्रिक है जिससे आप कभी भी 2 वेरिएबल की कोई भी क्वेश्चन आएगी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।